मैं यहाँ पर अपना ताज लेने आया हूँ। क्या कोई इंसान है यहाँ? कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक अमीर बिजनेसमैन मिस्टर पार्क को, जो कि साउथ कोरिया से हैं, लेकिन वो अमेरिका के लॉस एंजलिस में रहते हैं। लेकिन अमीर होने के बावजूद भी उनके पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इनके घर में जो भी नया बच्चा पैदा होता है वो एक अजीबोगरीब और जानलेवा बीमारी का शिकार हो जाता है, जिसके बारे में डॉक्टर्स भी पता नहीं लगा पाते। उनका छोटा सा बच्चा अस्पताल में होता है, जो कि पैदा होने के टाइम से ही बस रोए जा रहा था, जिसको डॉक्टर्स बस स्टेरॉइड देकर चुप करा रहे थे। मिस्टर पार्क को लगता है कि उनके बच्चे के ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है, जिसे देखने के लिए साउथ कोरिया से एक तांत्रिक आती है जिसका नाम हुआरीम है, और उसके साथ उसका साथी बोंगिल है। हुआरीम अस्पताल आकर उनके बच्चे को देखती है और कहती है कि यह बीमारी इसके परिवार में से किसी और को भी है, यानी कि इसके पिता और इसके दादा को भी। मिस्टर पार्क बताते हैं कि मेरे भाई ने मेंटल अस्पताल में खुद को खत्म कर लिया था, और मैं जब आंखें बंद करता हूँ मुझे कुछ चीखें सुनाई देती हैं। हुआरीम कहती है कि यह आपके पूर्वजों का कहर है। हो सकता है आपके दादाजी किसी बात से आपकी पूरी फैमिली से नाराज हैं। मिस्टर पार्क कहते हैं कि मुझे क्या करना होगा। हुआरीम कहती है कि यह काम मैं अकेले नहीं कर सकती, हमें कुछ एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसके लिए थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। तभी कहानी में एंट्री होती है एक जियोमैंसर की, जिसका नाम सांग देओक है, जो कि एक फेंग शुई एक्सपर्ट हैं, और वो मिट्टी की पहचान करके बताते हैं कि ताबूत को कहाँ दफनाना चाहिए जिससे कि उस आत्मा को शांति मिल सके। और उसके साथ है उसका साथी यॉन गुन, जो कि अंतिम संस्कार का काम संभालता है। हुआरीम अब सांग देओक से मिलती है और उन्हें मिस्टर पार्क के बारे में बताती है कि उनके परिवार में हर एक पहले बच्चे पर श्राप है, जो कि मुझे लगता है कि उनके दादाजी की कब्र से जुड़ी हुई है। वो बताती है कि वो एक बहुत ही अमीर फैमिली है और वो हमें इस काम के लिए बहुत मोटी रकम दे सकते हैं। हालांकि पार्क जियोन की फैमिली उनके दादाजी की कब्र को निकालने की इजाजत नहीं देती है, क्योंकि यह करना उनको खतरनाक लगता है। लेकिन अपने बच्चे की ऐसी हालत पार्क से देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। अब पार्क जियोन उन सब से मिलते हैं और कहते हैं कि यह करने के लिए मेरी सारी फैमिली मेरे खिलाफ है और मुझसे नाराज है, इसलिए बस जितनी जल्दी हो सके मेरे दादाजी की कब्र को जला दिया जाए। सांग देओक कहते हैं कि हमें कम से कम ताबूत को खोलकर एक बार हड्डियों की मजबूती जांचनी होती है, तभी हम यह काम कर सकते हैं। लेकिन पार्क जियोन कहते हैं कि उसको खोलने से क्या फायदा, उसको बस जल्दी से जला दिया जाए। जिसके बाद वो लोग सोचते हैं कि शायद उस ताबूत के अंदर कोई और चीज है जो मिस्टर पार्क हमसे छुपा रहे हैं। फिर वो लोग साउथ कोरिया के उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पार्क जियोन के दादाजी की कब्र थी, और वहां उन्हें कुछ फॉक्स दिखती हैं। वहां पहुंचकर सांग देओक वहां की मिट्टी चेक करते हैं और उन्हें बहुत अजीब लगता है। वो पार्क से पूछते हैं कि आपको ये जमीन किसने ढूंढ कर दी यहाँ दफन करने के लिए। पार्क कहते हैं कि एक बहुत ही जाने माने मोंक ने दी थी, जिसका नाम जीसुन था। सांग देओक पार्क से सीधा कहते हैं कि मैं आपका ये काम नहीं कर पाऊंगा, और यह कहकर वो वहां से जाने लगते हैं। लेकिन बाकी के तीनों लोग उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, आप मना क्यों कर रहे हैं। सांग देओक कहते हैं कि यह जगह बहुत ही मनहूस है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी शापित जगह नहीं देखी, और हमने वहाँ लोमड़ियों को भी देखा, जो कि एक बहुत बुरा संकेत होता है। अगर हम लोग वहाँ कुछ भी करेंगे तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। इसके बाद वो लोग फिर से पार्क जियोन के घर पर मिलते हैं और पार्क कहते हैं कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। सांग देओक कहते हैं कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन पार्क कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। सांग देओक कहते हैं कि हम सबकी जान को खतरा है अगर हम ताबूत को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। जिस पर हुआरीम कहती है कि हम लोग ताबूत दूसरी जगह ले जाते समय कुछ धार्मिक क्रियाएं करेंगे तो यह खतरा टल सकता है। लेकिन सांग फिर भी तैयार नहीं हो रहे थे, जिस पर हुआरीम कहती है कि बच्चे की जान खतरे में है, अगर आप साथ नहीं देना चाहते तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। लेकिन फिर इसके बाद वो भी तैयार हो जाते हैं। दूसरे दिन ही वो लोग सभी तैयारी के साथ उस कब्र के पास पहुंच जाते हैं जहां पर पार्क की आंटी भी आई होती हैं, और वो इस बात के लिए पार्क से नाराज थी। कब्र को खोदकर निकालने के लिए 5 ऐसे लोग जिनकी राशि में सर्प दोष हो और 5 सुअरों को लाया जाता है। अब वो लोग कब्र को खोदने से पहले तांत्रिक अनुष्ठान शुरू कर देते हैं ताकि बुरी आत्माओं का ध्यान भटकाया जा सके और वो किसी तरह बाधा न उत्पन्न करें। अब कब्र को खोदकर ताबूत निकाल लिया जाता है और वो लोग उसको लेकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन उसमें से एक वर्कर को वहां पर एक ऐसा सांप दिखता है जिसका सिर एक औरत का था। वो तुरंत उसे मार देता है, जिसके बाद अचानक से मौसम खराब हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ताबूत को जलाने का काम रोक दिया जाता है, क्योंकि बारिश के दिन कोई अंतिम संस्कार करना अशुभ माना जाता है। इसलिए वो लोग उस ताबूत को फिलहाल एक मुर्दा घर में रखने का फैसला करते हैं, जहाँ का स्टाफ यॉन गुन का पहचान वाला होता है और वो उसे कुछ पैसे भी देता है ताबूत की देखभाल के लिए।
इसके बाद सांगदेव के एक टेम्पल के पास चले जाते हैं जो कि उस ताबूत वाले जगह से थोड़ी दूरी पर रास्ते में ही थी। वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो सुअरों को पालता है। वो उससे उस जगह के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि वहाँ पर किसी बहुत बड़े और अमीर इंसान की ताबूत थी, या फिर हो सकता है कि किसी राजा की हो, और वहाँ बहुत सारे रॉबर्स आते रहते थे ताबूत को लूटने के लिए, और वो सब इन मेटल रॉड्स का यूज करते थे। इधर उस मुर्दा घर के स्टाफ के मन में लालच आ जाता है और वो उस ताबूत को खोलने लगता है उसके अंदर के खजाने को लूटने के लिए। लेकिन तभी वहाँ ह्वारीम और बोंगिल भी आ जाते हैं। लेकिन ताबूत अब थोड़ी सी खुल चुकी होती है और उसमें से कोई स्पिरिट निकलकर ह्वारीम के पास से तेजी से गुजरती है, जिससे ह्वारीम को एक तेज झटका लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद ह्वारीम को होश तो आ जाता है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि अभी भी उसकी नाक से खून आ रहा है। इसके बाद अब वो ताबूत से निकली ग्रैंडपा की स्पिरिट पार्क के घर पर पहुंच जाती है और अपने बेटे यानी कि पार्क के पिता और उसकी मां को मार डालती है। इधर ह्वारीम यॉन गुन की मदद से उस आत्मा को बोंगिल की बॉडी में बुलाती है और उससे पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। वो आत्मा कहती है कि मैं अपने बच्चों को वापस ले जाऊंगा। इससे पहले कि ह्वारीम कुछ और पूछती, वो आत्मा बोंगिल की बॉडी से चली जाती है और बोंगिल वहां उल्टी करने लगता है। इसके बाद पार्क जियोन जो कि एक होटल में रुके हुए थे, उनके फोन पर सांगदेव का कॉल आता है और वो उनसे बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी कोई दरवाजा खटखटाने लगता है और बाहर से आवाज आती है कि मैं सांग बोल रहा हूँ, आप दरवाजा खोलिए। यह सुनकर पार्क चौंक जाते हैं, लेकिन फोन पर सांग कह रहे थे कि मैं वहाँ नहीं हूँ, आप दरवाजा बिल्कुल मत खोलिएगा, आप खिड़की खोल दीजिए। अब पार्क जियोन डर के मारे खिड़की खोल देते हैं और वो आत्मा अंदर आ जाती है और पार्क जियोन के शरीर में घुस जाती है। मतलब कि फोन पर सांग नहीं बल्कि पार्क के दादाजी की आत्मा बात कर रही थी और बाहर सच में सांगदेव दरवाजा पीट रहे हैं। अब सांग तुरंत एक स्टाफ से वो दरवाजा खुलवा कर अंदर आते हैं और देखते हैं कि पार्क जियोन पर उनके दादाजी की आत्मा आ चुकी है और वो एक सेना कमांडर की तरह अपने सैनिकों को लड़ने के लिए भाषण दे रहे हैं। लेकिन तभी वो उल्टी करने लगते हैं। सांग स्टाफ से तुरंत एम्बुलेंस बुलाने को कहते हैं और देखते हैं कि पार्क जियोन ढेर सारा पानी पी रहे हैं और फिर वो सिर पीछे की तरफ घुमाकर मोटी आवाज में कहते हैं, द फॉक्स ब्रोक द टाइगर्स स्पाइन, यानी कि लोमड़ी ने शेर की कमर तोड़ दी। और इसके बाद उनका सिर एक टेबल पर लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। अब सांगदेव को समझ आ जाता है कि अब वो आत्मा सीधा पार्क जियोन के बच्चे पर हमला करने वाली है और उसे रोकने के लिए हमें उस ताबूत को तुरंत जलाना होगा। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक बारिश रुकी नहीं थी। फिर भी वो तुरंत पार्क की बुआ को कॉल करके उनके पिता की ताबूत को जलाने का परमिशन लेते हैं। इधर वो आत्मा यूएसएफ में पार्क के बेटे के पास पहुंच चुकी थी और वो उसे मारने ही वाली थी। तभी इधर वो ताबूत जलना शुरू हो जाती है और उस बच्चे की जान बच जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन यॉन गुन सांग को कॉल करके बताता है कि कब्र खोदने के बाद से ही उनमें से एक वर्कर की हालत बहुत खराब होती जा रही है। जिसके बाद सांग अब उससे मिलने जाते हैं। वो बहुत डरा हुआ था और बताता है कि मैंने वहां उस दिन एक सांप को मार दिया था, तब से मेरी तबीयत खराब हो रही है और मुझे बहुत बुरे सपने आ रहे हैं। अब सांग फिर से उस ताबूत वाली जगह पर जाते हैं चेक करने के लिए और उन्हें वहां उसी सांप का कटा हुआ इंसानी सिर दिखता है। फिर वो थोड़ी मिट्टी हटाते हैं तो उनको वहां एक और ताबूत दिखता है जिसको कि सीधा खड़ा करके दफनाया गया था, जो कि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो तुरंत उन सबको कॉल करते हैं और वो सब भी यहाँ फिर से आ जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि इस ताबूत को कुछ कटीली तारों से बांधा गया है। उन्हें लगता है शायद यह ताबूत भी उसी पार्क जियोन के किसी फैमिली मेंबर की होगी, क्योंकि यह ताबूत ठीक उनके ग्रैंडपा की ताबूत के नीचे दफनाया गया था। लेकिन जब वो लोग इस ताबूत को पूरा बाहर निकालते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि इतना बड़ा ताबूत एक इंसान का कैसे हो सकता है। अब रात होने वाली थी, इसीलिए वो उस ताबूत को लेकर सीधा उस टेम्पल के पास पहुंचते हैं और उस आदमी से रात भर रुकने और इस ताबूत को रखने का रिक्वेस्ट करते हैं। हालांकि उन सबको लग रहा था कि आज की रात ठीक से नहीं गुजरने वाली। इसके बाद ह्वारीम को चावल और घोड़े के खून से उस ताबूत के चारों ओर एक घेरा बना देती है, ताकि अगर कोई बुरी शक्ति होगी तो वो इस घेरे से बाहर न जा सके। उन्होंने पार्क जियोन की बुआ को भी यहीं बुला लिया होता है इस दूसरी ताबूत के बारे में पूछताछ करने के लिए, लेकिन वो कहती हैं कि मुझे इस ताबूत के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही यह ताबूत हमारे किसी फैमिली मेंबर की है, और मुझे यह भी नहीं पता कि उस मोंक ने मेरे फादर की ताबूत को यहाँ क्यों दफनाया। सांगदेव कहते हैं कि मैंने पता लगाया कि आपके पिता एक देशद्रोही थे और उन्होंने वॉर्स के समय अपने ही देश से धोखा किया और पैसों के लालच में जापान की मदद की, और शायद इसलिए उस मोंक ने एक सजा के तौर पर उन्हें इस मनहूस जगह पर दफनाया होगा।
अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुल रहा था। लेकिन पार्क की बुआ कहती हैं कि हाँ ये बात तो है, लेकिन वो मोंक तो खुद एक जापानी था जो खुद कोरिया को बर्बाद करना चाहता था और हमारे पिता से उसके बहुत अच्छे संबंध थे। फिर भी पता नहीं उसने मेरे पिता को यहाँ क्यों दफनाया। उसका असली नाम मुरियामा जुंजी था, लेकिन उसका दूसरा मोंक नेम जीसुन था। आखिर में वो यही कहती हैं कि इस दूसरे ताबूत के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, आप लोग इसका कुछ भी कीजिए और जो पैसे पार्क से आपको लेने थे वो मैं आपको दे दूंगी। और बस इतना कहकर वो चली जाती है। इसके बाद वो लोग फैसला करते हैं कि कल सुबह ही हम इस ताबूत को भी जला देंगे और सब लोग सोने चले जाते हैं। लेकिन हुआरीम बाहर ही कार में बैठकर किसी से उस तांत्रिक जीसुन के बारे में पूछताछ कर रही थी और अपनी दादी माँ, जो कि एक बहुत बड़ी तांत्रिक हुआ करती थी, उनकी स्पिरिट से इस अनहोनी के बारे में बात कर रही होती है। इधर बोंगिल को ऐसा आभास होता है कि वो आदमी उसके ऊपर चढ़कर बड़बड़ा रहा है और एक ही बात बोले जा रहा है कि उसने मेरा लिवर निकाल लिया। वो तुरंत उठ जाता है और इधर उधर चेक करने लगता है। फिर वो जब सुअरों के शेल्टर में जाकर झांकता है तो उसे बहुत सारी सुअरें मरी हुई दिखती हैं और एक बहुत बड़ा सा साया दिखता है जो कि उन सुअरों को खाए जा रहा था। और उसने वहां के केयर टेकर की मुंडी उखाड़ ली थी और उस आदमी को भी मार डाला था। बोंगिल अब तुरंत जाकर हुआरीम को उस चीज के बारे में इशारा करता है और जब वो दोनों उस ताबूत के पास जाते हैं तो वे देखते हैं कि वो पूरी तरह से टूट चुकी है और ऊपर एक बड़ा सा छेद हो चुका है। हुआरीम पूछती है कि क्या है वो चीज। बोंगिल कहता है अभी वो उन सुअरों के बाड़े में है। फिर बोंगिल तुरंत सबको जगाने चला जाता है और हुआरीम को उस ताबूत में एक बड़ा सा सामुराई ताज दिखता है। लेकिन तभी वो बड़ी सी चीज उस दरवाजे के बाहर आ जाती है और बोलती है कि मैं यहाँ अपना ताज लेने आया हूँ। मैं यहाँ पर अपना ताज लेने आया हूँ, क्या कोई इंसान है यहाँ? हुआरीम तुरंत झुक जाती है और कहती है कि नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं आपकी गुलाम हूँ। जिस पर वो कहता है कि क्या तुम मेरे लिए मछलियां लाई हो? लेकिन हुआरीम के पास कोई मछली नहीं थी और उसको पता चल जाता है कि ये तो एक इंसान है। अब वो हुआरीम पर हमला करने वाला था। हुआरीम वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी बोंगिल बीच में आ जाता है और एक रॉड से हमला करता है, लेकिन उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर वो बोंगिल के पेट में अपनी उंगलियां घुसा देता है। अब वो हुआरीम की तरफ जाने लगता है, लेकिन हुआरीम उन पगोड़ा के पास चली गई होती है, इसलिए वो उस पर हमला नहीं करता है। और अब सुबह भी होने वाली थी, इसलिए वो आग बनकर ऊपर घूमने लगता है और वहां से गायब हो जाता है और यह देखकर सब लोग सुन्न रह जाते हैं। इसके बाद वो लोग बोंगिल को हॉस्पिटल ले जाते हैं और न्यूज में देखते हैं कि वहां पर एक जंगली भालू ने सुअरों और 2 इंसानों को मार डाला है। लेकिन सिर्फ इन्हें ही पता है कि यह काम किसने किया है। हुआरीम कहती है कि यह कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा के पास कोई शरीर नहीं होता, यह एक दानव है। लेकिन वो पार्क फैमिली की कब्र के नीचे क्यों आया? अब सांगदेओक फिर से उस टेंपल में पहुंच जाते हैं जहां पर उन रॉबर्स के बहुत सारे मेटल रॉड्स पड़े थे और उन्हें वहां पर कुछ किताबें मिलती हैं और एक फोटो जो कि ग्रेव रॉबर्स की थी। और यहाँ पर हमें कोरिया के इतिहास और इन मेटल रॉड्स के बारे में पता चलता है और उस तांत्रिक जीसुन के बारे में पता चलता है, जो कि हम आगे जानेंगे कि उसने यहाँ पर कौन सा काला जादू कर रखा है। इसके बाद वो उसी कब्र वाली जगह पर जाते हैं और फिर से थोड़ा खोदना शुरू करते हैं, लेकिन वहां उनको जो दिखता है उनके होश उड़ जाते हैं। इधर हुआरीम अपनी सिस्टर को भी बुला ली होती है रिचुअल करने के लिए, ताकि बोंगिल को उस बुरी शक्ति से छुटकारा मिल सके। फिर बोंगिल की बॉडी में एक आत्मा आ जाती है और कहती है कि हमारे आका जमीन की रक्षा कर रहे हैं। इसके बाद वो कुछ कोऑर्डिनेट्स बताती है जो सेम उसी जगह की थी और पार्क जियोन के ग्रैंडपा की कब्र पर भी लिखी हुई थी। अब तक सांगदेओक को काफी कुछ पता चल चुका था और वो यॉन गुन और हुआरीम को बताते हैं कि यह सब किया धरा उस तांत्रिक जीसुन का है, जो कि हमारे देश कोरिया को बर्बाद करना चाहता था। उसे काला जादू भी आता था और उसने उन जगहों पर वो रॉड्स डाले जिससे कि पूरे कोरिया की एनर्जी बर्बाद हो जाए और तरक्की ना कर पाए, और जिससे कि यह देश उसी जगह से 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। और वो जो ग्रेव रॉबर्स थे वो असल में रॉबर्स नहीं थे, बल्कि वो कोरियन पैट्रियट्स थे जो कि उस तांत्रिक की चाल को समझ चुके थे और उन्होंने जगह जगह खोद कर वो रॉड्स निकाले। लेकिन एक रॉड वो नहीं निकाल पाए क्योंकि वो उनको मिली ही नहीं। और मुझे लगता है कि वो एक आखिरी रॉड उसी कब्र में होनी चाहिए जहां पर वो डेमन है। और वो डेमन कोरिया और जापान के समय एक आर्मी जनरल था और पार्क ने मरते समय कहा था द फॉक्स कट ऑफ द लायंस वेस्ट। हुआरीम कहती है कि वो डेमन उस रॉड की रक्षा कर रहा है, लेकिन हम उसे आने का न्योता देंगे और जब वो कब्र से बाहर आएगा मैं उसे उसी की भाषा में उलझाए रखूंगी और तब तक आप दोनों उस रॉड को वहां से निकाल लेंगे। लेकिन यॉन गुन कहता है कि यह काम हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि वो डेमन उस रॉड की रक्षा कर रहा है और अगर हम ऐसा करेंगे तो जिंदा नहीं बच पाएंगे। सांग कहते हैं कि हमने बहुत काम पैसों के लिए किए हैं, लेकिन यह काम हमें अपने देश के लिए करना ही होगा। इसके बाद वो लोग अब तैयारी के साथ उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और वो लोग कुछ मछलियां लाए होते हैं जिसे वो उस कब्र से होकर एक पेड़ तक डाल देते हैं जहां पर हुआरीम उस डेमन से बात करने वाली है। हुआरीम कहती है कि जब वो आयरन रॉड मिल जाए तो उसे इस घोड़े के खून से भिगोना मत भूलना।
इसके बाद वो लोग छिप जाते हैं क्योंकि रात होने वाली थी और वो डेमन कभी भी बाहर निकलने वाला था। इधर हॉस्पिटल में भी उन्होंने बोंगिल को उस डेमन के पोजीशन से बचाने का इंतजाम कर लिया होता है और एक मुर्गे को भी लाए होते हैं ताकि अगर हालत ज्यादा खराब हो जाए तो मुर्गे की बलि देकर बोंगिल की जान बचाई जा सके। अब आधी रात बीत चुकी थी और अब वो डेमन कब्र से बाहर निकलता है और वो मछलियां खाने लगता है। हुआरीम तुरंत जाकर उस पेड़ के पीछे छिप जाती है और वहां धुआं कर देती है और वो डेमन भी वो मछलियां खाते खाते उस पेड़ तक पहुंच जाता है। हुआरीम अब पेड़ के पीछे से ही उस डेमन से उसी की लैंग्वेज में बात करना शुरू करती है और इधर ये दोनों जल्दी से वो रॉड ढूंढने लगते हैं। इधर हुआरीम कहती है कि यह मेरी जमीन है, यहाँ मैं राज करती हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सामुराई डेमन कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है, मुझे गोलियों की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही? हुआरीम कहती है कि जंग कब की खत्म हो चुकी है। वो कहता है जंग कभी खत्म नहीं होती। हुआरीम पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? वो कहता है कि मुझे उस लोमड़ी ने यहाँ पर रखा है और मुझे श्राप दिया था कि मैं हमेशा यहीं पर रहूंगा। इधर बोंगिल भी उससे पजेस्ट हो चुका था। हुआरीम कहती है कि तुमने अगर किसी को बंदी बनाया है तो उसे आजाद करो, लेकिन वो सिर्फ अपने आका के आदेश को फॉलो करता है। हुआरीम अभी बोल ही रही थी तभी वो पेड़ के पीछे आकर उसको देख लेता है और उसको पता चल जाता है कि यह तो एक इंसान है। अब वो हुआरीम की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन हुआरीम की दादी माँ की आत्मा वहां खड़ी हो जाती है जो कि एक बहुत बड़ी तांत्रिक हुआ करती थी। हुआरीम अब तुरंत उस कब्र के पास पहुंचती है और इधर वो दोनों भी उस रॉड को ढूंढने की पूरी कोशिश कर चुके थे लेकिन वो रॉड उनको नहीं मिल रही थी। अब वो डेमन आग बनकर फिर से उस कब्र के पास आ जाता है और सांग को पकड़ लेता है। वो कहता है क्या तुम मेरे गुलाम बनोगे? अगर नहीं तो फिर तुम्हें अपना लिवर मुझे देना होगा। वो यह भी बताता है कि उस रॉड की रक्षा आग कर रही है। यह कहकर वो उनके पेट में अपनी उंगली घुसा देता है और वो उनका लिवर निकालने ही वाला होता है तभी वो दोनों मिलकर उस पर घोड़े का खून डाल देते हैं जिससे उसकी बॉडी थोड़ी जल जाती है, जिसका इफेक्ट बोंगिल पर भी पड़ रहा था। फिर वो डेमन हुआरीम एंड यॉन गुन की गर्दन पकड़कर उठा लेता है। तभी सांगदेव को समझ में आता है कि इस डेमन को सीधा खड़ा करके दफनाया गया था और वो रॉड्स भी सारे सीधे करके गाड़े गए थे, यानी कि वो आखिरी रॉड इस डेमन के अंदर ही हो सकती है। और उन्हें उस किताब में लिखी बात भी याद आती है कि आग की दुश्मन पानी और लोहे का काट लकड़ी होती है। अब वो पास पड़ी लकड़ी पर अपना खून लगाते हैं और उस पर वार करते हैं जिससे उस डेमन को चोट लगने लगती है। अब वो उसे मार मार कर खत्म ही कर देते हैं और इधर बोंगिल की हालत बहुत खराब हो रही थी जिसके लिए वो लोग उस मुर्गे की बलि देने ही वाले थे, लेकिन उस डेमन के मरते ही बोंगिल ठीक हो जाता है। इसके बाद सांगदेव को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो ठीक हो जाते हैं और अपनी बेटी की शादी भी अटेंड करते हैं। तो यहाँ हमें कहानी जानने को मिलती है कोरिया और जापान के वॉर के टाइम की, जो कि सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि तंत्र मंत्र और काले जादू से भी दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जाता था। और यहाँ पर वो तांत्रिक या फिर कहें कि वो जादूगर जिसने इस शैतान को यहाँ दफन किया था कोरिया को बर्बाद करने के लिए, दरअसल उसे वास्तु का भी बहुत नॉलेज था और वो कोरिया का चप्पा चप्पा जानता था, इसलिए उसने वो मेटल रॉड्स को उन जगहों पर गाड़ा था जहाँ से कि पूरे कोरिया की एनर्जी खराब हो जाए। लेकिन वो जानता था कि कोई ना कोई इन रॉड्स को ढूंढ कर निकाल लेगा, इसलिए उसने एक आखिरी रॉड के रूप में एक कटाना को चुना जिससे कि करीब 10,000 लोगों को मारा जा चुका था और उन 10,000 लोगों की नेगेटिव एनर्जी इस कटाने में बस चुकी थी। और इसको भी उसने इस वॉर जनरल की डेड बॉडी में डालकर उसका सिर ऊपर से जोड़ दिया था। और क्योंकि रॉड्स को सीधा खड़ा करके गाड़ना था तो उसने इसकी ताबूत को सीधा करके दफनाया था और इसके ऊपर भी एक और ताबूत को दफनाया जो कि पार्क जियोन के दादाजी की थी, जिन्होंने अपने देश को धोखा देकर जापान का साथ दिया था। इसलिए पार्क उनके ताबूत को खोलने नहीं देना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि उसके दादाजी देशद्रोही थे। और वो जो कोरियन पैट्रियट्स थे उन्होंने बाकी सारे रॉड्स को ढूंढकर निकाल लिया, लेकिन ये एक रॉड को नहीं ढूंढ पाए क्योंकि वो आखिरी रॉड वो डेमन खुद बन चुका था और वो एक ताबूत के नीचे दफनाया गया था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और जीसुन की आंखें बिल्कुल लोमड़ी जैसी थी, इसलिए उसको सब लोग फॉक्स बुलाया करते थे। और वहां पर बहुत सारे फॉक्स उस कब्र के आसपास रहते थे, जिसके लिए पार्क के दादाजी भी कहे थे कि द फॉक्स ब्रोक द लायन स्पाइन, जिसमें लायन कोरिया के मैप को दर्शाता है और फॉक्स दर्शाता है उस तांत्रिक जीसुन को जिसने की कोरिया की रीढ़ की हड्डी पर वार किया और कोरिया 2 हिस्सों में बांट गया। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और कहानी के साथ।